हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आज बात करते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक, और ये नेचर सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया था आपको फोर प्रॉपर्टी होती है, फोर फैक्टर्स हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दोनों हम कर चुके हैं। तो अब हमारे बचे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या है। फर्स्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन माने क्या है? इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वेतना, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मेन चीज है क्यों उसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्यों इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए है क्या, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कोई भी लिक्विड में सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा है। 8th क्लास में हम पढ़ते आते हैं, 5th क्लास में भी बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस लिक्विड का यानी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा वो टेम्परेचर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, वह ताप ही यानी वह टेम्परेचर ही उस द्रव का क्या कहलाएगा? उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब जो लिक्विड है, लिक्विड में सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हुआ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हो गया, चलिए उसको देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं क्या इफेक्ट है उसका। तो उस पर देखिए एलिवेशन माने क्या है? इंक्रीज होना। एलिवेशन मतलब क्या है? इंक्रीज माने बढ़ना, ये वाला। अब देखते हैं क्या इंक्रीजिंग हुआ, देखो देखिए ये कंटेनर लिया हमने,
इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें भर दिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब प्योर सॉल्वेंट भरा है, इसमें कोई सॉल्यूट तो है ही नहीं मिला हुआ। ठीक है, जब इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया P नॉट हो, वेपर प्रेशर क्या मान लिया P नॉट। अब देखो दूसरा कंटेनर हमने लिया, ये वाला कंटेनर लिया और इसमें फिर सॉल्वेंट भर दिए हमने, और इसमें अब क्या करा हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल क्या है? जिसकी वाष्प न बनती हो, जिसकी वाष्प नहीं बनी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिलाया और सॉल्वेंट में मिलाने से ये सॉल्यूशन बन गया, तो ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन। अब देखो सीधी सी बात है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा? सॉल्यूट अपने स्थान घेर लेगा। स्थान घेरने के बाद ना तो खुद वेपर उसमें चेंज होगा और ना ही सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में जाने देगा। तो क्या करेगा? इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? कम। तो वेपर प्रेशर मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS, इसके वेपर प्रेशर को PS मान लिया। अब देखो जब जब ध्यान रखना, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर घटता है, यानी हम ये लिख सकते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्स प्रोपोर्शनल बॉइलिंग, यानी वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो देखो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर घट गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से। जब उसका वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्वेंट के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? ज्यादा। तो अब हम इसका मान लें, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया हमने TO। क्या मान लिया? इसका TO। और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट है TS। ठीक है, तो अब देखो इसका वेपर प्रेशर क्या है? इसका वेपर प्रेशर कम है इससे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ। तो इसका इसमें है सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या होगा? इसके वेपर प्रेशर में कमी हुई, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में होगी इसकी वृद्धि। तो इसी वृद्धि को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें चेंज निकालना पड़ेगा हमें, डेल्टा टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में चेंज, किसमें? बॉइलिंग, बी बॉइलिंग के लिए अगर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? TS माइनस S को ऊपर रख लेते हैं, ज्यादा वैल्यू है इसकी, माइनस TO यानी TS। ये आ जाएगा TS, ये आ जाएगा TO। तो देखिए ये वाला चेंज आएगा। अगर हमें ये देखना है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ, कितनी की वृद्धि हुई, तो हम डेल्टा TB TS माइनस TO, यानी जितनी भी चेंज हुआ TS में से TO घटा दो तो डेल्टा TB निकल के आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में इतनी इंक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, TS की वैल्यू किससे ज्यादा है? हमेशा TO से। बॉइलिंग पॉइंट में केवल बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? ओनली फॉर बॉइलिंग पॉइंट, फॉर बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो TS इज ग्रेटर देन TO।
अब देखो मान लीजिए कि इसका मान लेते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है इसका 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं हम इसका इंक्रीज हो जाएगा तो 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे देखना है कितने का वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, देखो डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीयू। तो टीएस कितना हमारा 120 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्वेंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों डिग्री सेल्सियस में तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी यानी इतने की उसमें वृद्धि हुई। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस होगा इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वही उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वैथनामियन कहते हैं। ठीक, अब इसको देखो ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये तो इसकी कहानी भी सारी। अब इसको नेक्स्ट देखिए ग्राफ के माध्यम से इसको कैसे समझते हैं। इधर तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है इस साइड में, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, यानी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेट ग्राफ हम सॉल्व कर रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब देखो इसमें क्या है, हम पहले सॉल्वेंट के लिए देखते हैं वेपर प्रेशर। ये सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर आ गया यहाँ पर, और ये है सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन के लिए आ गया। तो ये तो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए आ गया, सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है। और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर मान लिया हमने P0, और ये सॉल्यूशन के लिए, ये है सॉल्यूशन के लिए, ये मान लिया हमने इसका वेपर प्रेशर PS। ठीक है, इन्हें ग्राफ में हम ये देख रहे हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सीधी बात है एटमॉस्फेयर भी तो कुछ ना कुछ होगा इसका। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने मान लिया यहाँ पर इसका 180 है, यानी यहाँ आ गया ATM प्रेशर, ATM प्रेशर, ये ATM प्रेशर। तो देखो अभी मैंने बताया था कोई भी लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर क्या होगा उसके एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो ये बाहर का एटमॉस्फेयर यहाँ है, जब इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर वही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसको हम ऐसे इसको देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ जाके बराबर हो गए। तो ये यहाँ जाके बराबर हो कर देते हैं, और सॉल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा, ये इधर बढ़ा दिया, सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया PS। ठीक, तो अब देखो ये वाला सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का ये इसका है ना यहाँ पे आकर बराबर हुआ है, ये यहाँ बराबर हुआ है इसका, ये यहाँ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा इसके ये, और इसका ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ये वाला। तो देखो ये तो टेम्परेचर है, तो ये वाला है ना, देखो ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर है ना इस टेम्परेचर पर आके यहाँ बराबर हो रहा है, यानी ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, और जितने टेम्परेचर पे होगा यहाँ कोई ना कोई इसका टेम्परेचर होगा, उसी को कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट लिए, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लिया हमने TU। और सॉल्यूशन का देखो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ आने के बाद इस एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, तो जितने टेम्परेचर पे ये उसके बराबर होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा TS, ये होगा TS। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ये सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ इक्वल हुआ, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर के इक्वल हो रहा है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इनके बीच जितने का चेंज आ रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं डेल्टा TB। ये क्या है, डेल्टा TB, इन दोनों में जो चेंज आया। अब देखो ऐसे जैसे हम ऐसे चले टेम्परेचर बढ़ रहा है,
ऐसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या है, ज्यादा। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीएस माइनस टी, टीएस माइनस टी। जो डेल्टा टीवी है यही क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ से हमें ये क्लियर होगा कि ये कैसे बढ़ता है, ये कैसे बढ़ा है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो ये वाला देखते हैं, यहाँ टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का ये जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी हो गया। अब सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ है, तो सॉल्यूशन का जो ये वाला वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, यहाँ इसका टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ, यहाँ भी इसका कोई टेम्परेचर होगा, उसको टीओ मान लिया, टीएस मान लिया। टीएस आगे की तरफ जा रहा है और टेम्परेचर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो टीएस की वैल्यू क्या है, ज्यादा, यानी हम इसको लिख सकते हैं टीएस इज ग्रेटर देन टी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ज्यादा होगा, ठीक। अब इस पे आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें जो वृद्धि की है, देखो ये वाला लिया हमने, इसे देखो दो स्टेप्स निकलते हैं हमारे। ये सॉल्वेंट लिया मैंने, ये सॉल्वेंट कर लिया। अब देखो इससे दो कंडीशन निकली, एक निकलेगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा निकलता मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखिए मोलर कब होगा और मोलर कब होगा वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उस न्यूमेरिकल्स में हमें बार बार जरूरत पड़ेगी कि मोलर पूछेगा, और अगर हमें मोलर में कंफ्यूजन होगा तो न्यूमेरिकल्स फिर हमें कहीं ना कहीं उसमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसको क्लियर रखना। तो देखिए अगर मोलर क्या है, मान लीजिए मैंने ये सॉल्वेंट लिया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या ले लिया, सॉल्वेंट, ये लिया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मैंने यहाँ अमाउंट फिक्स कर दी 1000 ग्राम। अब अगर मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिला दूं, ये मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी 1 मोल मिला दी मैंने, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। तो अगर मैंने ना 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिला दूं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो भी वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे यहाँ जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, Kp से डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हुआ, ध्यान रखना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कब यूज करना आपको, जब मोलर एलिवेशन में फॉर्मूला 1000 वाला रखा जाएगा। अब अगर मैं सॉल्वेंट का वेट चेंज कर दूं, 1 0 कम कर दूं मैं, बस, और कुछ चेंज नहीं करना मुझे। अब मैंने सॉल्वेंट कितने ले लिया, 100 ग्राम। अभी भी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का मैंने एक ही मोल मिलाया। अब 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का मैं 1 मोल मिला दूं, तो अब इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो भी वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगा, इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो फिर क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये कब आएगा, जब आप सॉल्वेंट कितना लोगे वहां, 100 ग्राम लोगे, 100 ग्राम। तो यहाँ 1000 ग्राम लिया हमने सॉल्वेंट, और यहाँ कितना लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट। इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, अगर आपने सॉल्वेंट 1000 ग्राम ले रखा तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा, 100 ग्राम में 1 मोल मिला हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा, ठीक। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नॉन वोलेटाइल मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हुआ, मोलर हुआ। अब दोनों में देखो रिलेट देखते हैं क्या है। अब देखिए दोनों में क्या, यानी ये हुआ डेल्टा टी बी
डेल्टा टीबी समानुपाती मोलरिटी, डेल्टा टीबी समानुपाती मोलरिटी। जो एक्सपेरिमेंटली सॉल्व हो गया है, फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि डेल्टा टीबी में जो वृद्धि हुई है, इन डेल्टा टीबी जो एलिवेशन है, यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसकी प्रोपोर्शनल है? मोलरिटी, यानी जो सॉल्यूशन यानी जो मोलरिटी है डेल्टा टीबी इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, यही तो क्या है डेल्टा टीबी, क्या है? एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी बराबर, इसको समानुपाती को कांस्टेंट में चेंज कर दिया, केबी इनटू मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक, ये मोलरिटी होगा। अगर हम यहाँ से पूछे जाए यूनिट ऑफ केबी हो तो केबी की यूनिट, तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, यूनिट ऑफ केबी। तो यूनिट ऑफ केबी कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है? मोलरिटी, केबी, केबी को, केबी ये है, मोलरिटी इसका अपॉन में चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इसका अपॉन में गए तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन में आ जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी। तो सीधे सीधे ये है मल्टीप्लाई में, इधर इसके मल्टीप्लाई में तो इसके अपॉन में चले जाएंगे। डेल्टा टीबी क्या है? यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी यूनिट है केल्विन, क्या है इसकी यूनिट? केल्विन। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये केजी तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा केल्विन, केल्विन, और क्या आ जाएगा? किलोग्राम इनटू क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। तो ये इसकी केबी की यूनिट आ जाएगी, यानी केल्विन किलोग्राम इनटू मोल इनवर्स। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये हुआ डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू मोलरिटी इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं केबी, मोलरिटी का पूरा फॉर्मूला रख दो, किसके इक्वल है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में है, ग्राम में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ आ जाएगा 1000, ये वाला फॉर्मूला। तो ये डेल्टा टी, डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना 1000, अब सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी ले रखी है हमने यहाँ पे? 1000। तो अगर 1000 है तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? मोलर, किसके लिए आएगा? मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी ये जो केबी है क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। लेकिन अगर हमें 100 ग्राम सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला, मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्वेंट वाला देखें, तो मोलर के लिए क्या आ जाएगा? बस फॉर्मूले में 100 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर ये आ जाएगा केबी इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, और ये 1000 की जगह आ जाएगा 100। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये वाला तो ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है तो वहाँ 100 होगा, और अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात है तो यहाँ पे 1000 होगा। बस ये अंतर है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इनमें चेंज कर सकते हैं केबी, और यहाँ मान लो केबी डैश, ठीक। दोनों में जो है ना, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, ये वाली। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करोगे तो केबी और केबी डैश में एक रिलेशन निकल के आएगा, और वो रिलेशन क्या निकल के आएगा? वो आएगा के बी डैश इज इक्वल टू 10 इंटू केबी, ये वाला रिलेशन निकल के आएगा। केबी डैश इज इक्वल टू 10 इंटू केबी। केबी डैश क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट टू 10, यानी जो केबी डैश है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का कितने गुना? 10 गुना होगा, ठीक। एक और आपको बता दो, जनरली न्यूमेरिकल्स में हमें जरूरत पड़ती है। देखो अगर वैल्यू है ना, वैल्यू कहीं भी, वैल्यू आपकी 10 है, देखो अगर 10 से वैल्यू कम आ रही है और 10 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वाला,
अगर वैल्यू 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 100 वाला। कौन सा लगेगा? 100 वाला। और 10 से कम है तो फॉर्मूला लगेगा 1000 वाला। ये इसको ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप तो ध्यान रखना। अगर आपको मान लो ये 100 है तो ये है kb, तो ये आ जाएगा kb डैश, और ये किसके लिए? ये है kb। देखो अगर मान लीजिए kb किसी की भी वैल्यू, kb की वैल्यू यानी एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10 से दे रखी है ज्यादा, तो 10 से ज्यादा है तो फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? 100 वाला। और 10 से वैल्यू कम दे रखी है तो फॉर्मूला लगेगा आपका 1000 वाला मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यानी ये फाइनल रिजल्ट ये निकल का है, यहाँ पर दो कंडीशन बनी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर की बात हो रही है 1000 वाला फॉर्मूला लगेगा, और मोलर की बात अगर हो रही है तो 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये मोलर और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की कहानी खत्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है FP यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वो भी बहुत छोटी क्लासों में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ये है कि जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जब सॉल्यूड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो टेम्परेचर क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक, तो क्या है ये? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है ये वाला। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल इसका वाटर का ही लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक, तो H2O है ना, H2O कितने डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। किसमें चेंज हो जाएगा इसकी वेपर प्रेशर? सॉलिड के वेपर प्रेशर के ऊपर, सॉलिड वेपर प्रेशर। यानी देखिए जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से किसमें चेंज होने लगता है? सॉलिड में चेंज होने लगता है। ठीक, तो आपको एक और बता दो, जनरली नॉलेज है कि अगर मान लीजिए वाटर है, लिक्विड है और वो सॉलिड फॉर्म में आइस में चेंज हो गए तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। वाटर है उसका फॉर्मूला H2O है, और वाटर अगर सॉलिड में चेंज होगा, आइस में चेंज हो गया तो उसका फॉर्मूला भी H2O ही है। यानी आइस कैसे बन गई? वाटर से। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं, और वो लिक्विड जब पास आ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा,
और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ने से वो लिक्विड कौन सी फॉर्म आ गया, सॉलिड फॉर्म आ जाता है। उसी को कहते हैं वाटर से आइस का बनना। तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक तरीके से कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो ये वाला हुआ वाटर, ये इसका हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट में देखो घट क्यों गया उस पर डिस्कस करते हैं, कैसे घट गए। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ इसका, तो ध्यान रखना वाटर का H2O हो गया। अब हमारे पास दो चीजें पता होनी चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट FP। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है इसका 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला होता है। अब देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यानी डिप्रेशन कैसे होगा इसमें। ये सॉल्वेंट लिया हमने, इसमें सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया इसका PO। दूसरे लिए इसमें सॉल्वेंट भरा है और इसमें बाहर से क्या मिला दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या बन रहा है सॉल्यूशन। अब देखो इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया हमने PH। ये इनकी वेपर प्रेशर है, ठीक है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है देन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। अब इसका जो वेपर प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमने मान लिया वो क्या है PO। क्या है PO, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसका PO। और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है TS। क्या है यहाँ पर TS। तो अब आप बता सकते हैं, बताइए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, बताइए सोच के किसका ज्यादा होगा। देखो ये सॉल्वेंट है, अगर मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को फ्रिज के अंदर रख दिया और दोनों को आइस में चेंज होने तक उनको रखा, तो आप देखेंगे, बताइए जैसे मान लीजिए वाटर प्लस शुगर डाल दिया और एक वाटर है, दोनों को फ्रिज के अंदर रख दिया, तो आप बताइए फ्रिज में कौन आइस में जल्दी चेंज हो जाएगी। बताइए वाटर प्लस शुगर चेंज होगा या केवल वाटर चेंज होगा। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस में चेंज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 0 वाटर ही ले रखा हमने, सॉल्वेंट क्या है हमारे H2O, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी आइस बन जाएगी। लेकिन जो सॉल्यूशन है इसकी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनेगी, नहीं बनेगी। किसमें चला जाएगा, ये तो और माइनस में चला जाएगा। तो ये कितने आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस यानी -x डिग्री सेल्सियस, किसमें चला जाएगा -x डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि वो तो माइनस में वैल्यू चलेगी, माइनस में वैल्यू घट जाती है और ये पॉजिटिव वाली ज्यादा है। तो अब हमें इसमें देखना है इनमें कितना चेंज आया। तो यहाँ डेल्टा T बॉइलिंग पॉइंट में चेंज और किसमें फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F बराबर क्या आ जाएगा TO माइनस TS, TO माइनस TS। तो देखो जैसा भी बताया था मैंने, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा और ये जमा मान लीजिए जैसे 2 डिग्री सेल्सियस -x डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस x डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x डिग्री सेल्सियस। यानी इसमें इतने का क्या हो जाएगा फ्रीजिंग, ये वाला 0 प्लस x डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा ज्यादा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला। और ये किसकी इक्वल है, डेल्टा TF के इक्वल है, डेल्टा TF। तो जो सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट है, अब इसमें है इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगी, देखो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई ना, माइनस में चला गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में यानी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है उसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
क्या हुआ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ यहाँ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और टी एस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सारी कहानी वही चलती है जो किसकी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बी रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसमें यहाँ एफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे फॉर्मूले इसके सेम हैं। तो फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, क्या क्या इसके फॉर्मूले बनेंगे, और फिर इसको देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। इसका एक ग्राफ और देख लेते हैं। देखो, इसका भी ग्राफ है। ये इधर फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर है इसका, और ये क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर इसका। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब देखो, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉल्यूट है, यानी इसका वेपर प्रेशर है ये तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये तो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट, और ये सॉल्यूशन के लिए आ गया, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पीएस। अब है ना, देखिए जिस टेम्परेचर पर ये यहाँ पे इक्वल हुआ, जिस टेम्परेचर पे यहाँ इक्वल हो गया ये वाला, और ये यहाँ पे इक्वल होगा, ये तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये हो जाएगा टीओ, और ये हो जाएगा टीएस। ये अब यहाँ पे है ना, ये मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड का ये वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये वाला ये, तो ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड ये वेपर प्रेशर, सॉलिड वेपर प्रेशर। अब देखो, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये वाला, ये नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट, तभी तो जमेगा वहाँ। अब देखो, इसका वेपर प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पे, यानी ये वाला जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पे धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे आके क्या हुआ, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुई इस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टीयू। अब बात करते हैं, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर ये है, ये इसकी वेपर प्रेशर, सॉलिड की वेपर प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पे आ गई, यहाँ सॉलिड की वेपर प्रेशर है, तो ये तो यहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ सॉलिड के वेपर प्रेशर के यहाँ इक्वल हुआ, इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ टीएस। अब आप देखिए टेम्परेचर आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट टीएस, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका, टीएस, यानी तो माइनस में चला गया। तो ऐसे जब हम पी, अब देखिए ग्राफ ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो देखो ये क्या है, टीओ, टीओ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर वही आ जाएगा टीओ माइनस टीएस, ये वाला यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक, अब इसके फॉर्मूले देखो, वही आ जाएंगे फॉर्मूले और इसके देख लेते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा ये डेल्टा टीएफ समानुपाती डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलर टी, और कुछ नहीं है, बस सेम है अभी। तो डेल्टा टीएफ बराबर यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के एफ